हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किए गए हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उनके दादाजी भारत से पलायन कर गए थे। उनके माता पिता साउथ एम्पटन में रहते हैं। उनके पिताजी जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत थे, वहीं उनकी माँ खुद की एक केमिस्ट शॉप चलाती थी। ध्यान रहे, ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ने वोट देकर नहीं बनाया है, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी ने पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए उन्हें इलेक्ट किया है। हमारे लिए ये जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या पॉलिटिकल क्राइसिस था जिसने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। 24 जुलाई 2019 को बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। इस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को हराकर पावर अपने पार्टी के नाम कर लिया था और बोरिस जॉनसन को पार्टी ने अपना नया लीडर चुना था। तो जाहिर सी बात है, बोरिस जॉनसन ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन बोरिस जॉनसन की सरकार में एक से बढ़कर एक स्कैंडल हुए। उनके ऊपर कोविड नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, जो कि जांच में सही भी पाया गया। एक्चुअली कोविड लॉकडाउन के दौरान बोरिस जॉनसन ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, जिस पार्टी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। जाहिर सी बात है, कोविड में लोग बहुत ज्यादा की संख्या में मर रहे थे और कोई भी गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसे सीरियस हेल्थ क्राइसिस के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का यूं केयरलेसली बिहेव करना और पार्टी ऑर्गेनाइज करना उनके इनसेंसिटिव बिहेवियर को दर्शाता है। इसके बाद फिर से उनकी एक निजी करीबी का ईमेल लीक होता है, जिसे ये पता चलता है कि करीब 100 लोगों को एक प्राइवेट पार्टी में इन्वाइट किया गया था। ईमेल लीक होने के बाद बोरिस जॉनसन को मीडिया ने जमकर धोया और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि उन्होंने कोविड नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके लिए पुलिस ने उन पर फाइन भी लगाया था। तो इस बार भी ईमेल लीक होने से उन पर सवाल उठाए जाने लगे। बाद में उन्होंने हाउस ऑफ पीपल में अपने सफाई में कहा कि ये एक वर्क इवेंट के जैसे था, लेकिन जाहिर सी बात है किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। वो अपने ही करीबी को बचाते आ रहे थे, जिसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस लगे हुए थे। इस मुद्दे पर भी बोरिस जॉनसन ने झूठ बोला और लोगों को बताया कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मीडिया के एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्हें इस मामले की जानकारी 2019 से ही थी। तो जाहिर सी बात है, ये सबसे उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी असर पड़ा होगा। एक जांच में पाया गया कि उन्होंने अपने घर की रिनोवेशन में भी हेरफेर की है। उन्हें जितना पैसा अलॉट किया गया था, उन्होंने उसका लगभग 3 गुना इस्तेमाल किया। इन सब घटनाओं के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जाने लगे। कंजर्वेटिव पार्टी फाइनली बोरिस जॉनसन को बॉयकॉट करने लगती है और मजबूरी में आकर बोरिस जॉनसन को प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करना पड़ता है। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने लीज ट्रस को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया। लीज ट्रस 44 दिन तक काम करती है। उन्होंने 44 दिन में कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी हिल गई। फिर मजबूरी में कंजर्वेटिव पार्टी को लीज ट्रस से भी इस्तीफा लेना पड़ा। देन अब नंबर आता है ऋषि सुनक का, जिसके ऊपर अब पार्टी पूरे तरीके से डिपेंड कर रही थी। फाइनली 100 MP के सपोर्ट से ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर रेस के लिए खड़े होते हैं, पर उनके अगेंस्ट में कोई भी ओपोनेंट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, ऋषि सुनक का प्राइम मिनिस्टर बनना लगभग तय था, जो हुआ भी। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं, पर उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इन हिज फर्स्ट एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर सुनक सेड, आवर कंट्री इज फेसिंग प्रोफाउंड इकोनॉमिक क्राइसिस। कोविड ने भी इकोनॉमी को जो डैमेज किया था, उससे भी अभी तक ब्रिटेन बाहर नहीं आ पाया था। एंड यूक्रेन एंड रशिया के युद्ध ने एनर्जी मार्केट एंड वर्ल्ड सप्लाई चेन को डिस्टेबलाइज कर दिया था। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करना चाहते हैं। तो वो कौन कौन से वादे हैं, चलिए देखते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने यह वादा किया था कि वो अगर पावर में आते हैं तो नेशनल हेल्थ सर्विस को दुरुस्त करेंगे, नए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और जो पुराने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं उसे अपग्रेड किया जाएगा, स्टाफ की सैलरी बढ़ाई जाएगी। एंड सिमिलर टू नेशनल हेल्थ सर्विस, स्कूल के क्षेत्र में भी एंड एजुकेशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी ने यह वादा किया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्रिएट करेंगे। इसके लिए वर्किंग क्लास की टैक्स कट करना, रिटायर लोगों का पेंशन प्रोटेक्ट करना, ब्रिटिश वर्कर का स्किल अपग्रेड करना, सो दैट उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। स्ट्रीट सेफ्टी को भी इंक्रीज करना उनके मैनिफेस्टो का एक पार्ट था। इसके अंतर्गत वो पुलिस पर्सोनल को और भी ज़्यादा इक्विप्ड करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजन बनाएंगे और जहाँ भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो फंडिंग पूरा करेंगे। इमिग्रेशन के ऊपर टाइट कंट्रोल करना भी कंजर्वेटिव पार्टी का एक मकसद था। मतलब जो लोग दूसरे देश से ब्रिटेन में आते हैं उन्हें थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा। ये भी ब्रेग्जिट का एक कारण था। हर कोई ब्रिटेन की खराब इकोनॉमी की बात कर रहा है, पर एक्चुअली में ब्रिटेन की इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, हम इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में जो भी इकोनॉमी के टर्म आएंगे, जो भी इकोनॉमी के कंसेप्ट आएंगे, उसे हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारा फ्लो भी बना रहे और लास्ट में आपको इस वीडियो में
इस्तेमाल हुए सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में भी पता चल जाए। शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल। And if you want PDF of this video, kindly join the Insights Booster Telegram channel. The link has been given in the description box, where you can also check out other videos of Insights Booster channel. Let's begin the discussion. Well, first problem is stagnant economy. इस प्रॉब्लम की शुरुआत ऋषि सुनक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले ही हो गई थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का कंसेप्ट हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आउटपुट के अनुसार भी अगर हम देखें तो ब्रिटेन की इकोनॉमी 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लगातार स्टेगनेंट ही बनी हुई है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना यानी ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन की हालत और भी खराब हो गई है। जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था तो आसानी से बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड कर लेता था। ब्रेग्जिट के बाद अब ये भी ऑप्शन बंद हो गया है। बहुत सारे बिजनेस हाउस मजबूरी में अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए ब्रिटेन से बाहर जाना चाह रहे हैं। ब्रिटेन की जीडीपी पर कैपिटा एंड जीडीपी पर पर्सन एम्प्लॉयड भी कम हो गई है। हम वीडियो के लास्ट में जीडीपी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है। सेकेंड प्रॉब्लम इज डिरेल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंस, मतलब कि गवर्नमेंट के पास अभी उतने पैसे नहीं हैं जितने उन्हें चाहिए अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को अपने खर्च कम करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना पड़ेगा सो दैट कि अपने बुक को ये बैलेंस कर सकें। और ये कहने में जितना आसान है ये उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। It would involve difficult and politically sensitive decisions. जैसे शायद ऋषि सुनक को नर्सेस को बोलना पड़ सकता है कि उन लोगों को कोविड के दौरान जो प्रॉमिस किया गया था उन्हें उससे कम में संतुष्ट होना पड़ेगा। मतलब उन्हें जितना वादा किया गया था उतना रेम्यूनरेशन उन्हें नहीं मिलेगा। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। यूक्रेन एंड रशिया वॉर ने एनर्जी प्राइस को बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया है, जिससे यूके का रिटेल इन्फ्लेशन जो कि बिलो 2.5% हुआ करता था अचानक से डबल डिजिट में चला गया, जो कि एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना है। देखिए जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आपको मार्केट से पैसा वापस खींचना पड़ता है सो दैट कि मार्केट से पैसा कम हो जाए, फिर डिमांड कम हो जाएगा और डिमांड कम हो जाने से ऑटोमेटिकली सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा जिससे प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर इन्फ्लेशन मार्केट में अधिक पैसा की वजह से नहीं बल्कि रॉ मटेरियल के प्राइस में बढ़ोतरी होने से हो, तो फिर मार्केट से पैसा खींचने वाली टेक्निक उतनी कारगर नहीं होगी। डोंट वरी, हम लोग वीडियो के लास्ट में इन्फ्लेशन के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मतलब आप पहले 10 रुपये में अगर 2 एप्पल खरीदते थे तो आप अब 10 रुपये में सिर्फ 1 एप्पल ही खरीद पाइएगा। मतलब 10 रुपये का वैल्यू कम हो गया। इन्हीं सबसे परेशान होकर वर्कर्स बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं। कुछ लोग या तो ऑलरेडी स्ट्राइक में हैं या फिर स्ट्राइक में जाने की धमकी दे रहे हैं। तो ऋषि सुनक के लिए ये भी बहुत बड़ी आफत वाली बात है। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज लिज ट्रस भले ही 44 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर करके गई है। लिज ट्रस ने मार्केट में स्पेंड करने का ये फैसला लिया था और इन्फ्लेशन में आप जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में डालिएगा इन्फ्लेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और वो भी टैक्स कट करके मार्केट में स्पेंड करना चाहती थी। तो टैक्स कट का मतलब है कि जो भी रिच लोग हैं ब्रिटेन में उनसे टैक्स कम वसूला जाएगा। लिज ट्रस का प्लान था ट्रिकल डाउन इकोनॉमी पॉलिसी का, मतलब जो आप टैक्स कट कीजिएगा तो जो रिचेस्ट पर्सन लोग हैं ब्रिटेन में उन्हें फायदा होगा, तो वो जो फायदा है वो धीरे धीरे ट्रिकल करके वो नीचे डाउन प्रोटेन सोसाइटी में जो नीचे तबके के लोग हैं वहां तक पहुंचेगा। मतलब जब आप रिच लोगों को बेनिफिट दीजिएगा तो वो बेनिफिट्स छलकते छलकते निचले तबके के लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन उनकी ये पॉलिसी बकवास साबित हुई। ऑब्वियसली बात है टैक्स कट से गवर्नमेंट को और भी कम रेवेन्यू मिलेगी और हमने देखा ही कि अभी ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है। एंड लिज ट्रस के इस फैसले के बाद मार्केट में एक हरकम सा मच गया। ब्रिटेन के मार्केट में बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे वो लोग जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी जिसे ब्रिटेन में गिल्ट कहा जाता है वो सारे बेचने लगे। करेंसी मार्केट में बेचने लगे, ब्रिटेन के जो पॉन्ड हैं उनसे बेचने लगे। अब बहुत ज़्यादा जब पॉन्ड बिकने लगा तो क्या हुआ, पॉन्ड का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया जिसके चलते एक्सचेंज रेट है उसमें पॉन्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब जब आपका जो करेंसी है आपके देश का जब उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है तो आपको इंपोर्ट बहुत महंगा पड़ने लगता है। तो ऑब्वियसली अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो फिर इससे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मतलब इन्फ्लेशन पहले ही से था और इसके एक्सचेंज रेट में पॉन्ड का वैल्यू गिरने से इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेल आई नो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हेवी हो गया है, लेकिन डोंट वरी, वी विल डिस्कस एवरीथिंग एट लास्ट, देन एवरीथिंग विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। वेल ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर के सीट में तो बैठ गए हैं, पर ये सीट ऑफ थ्रोन्स है, बहुत दर्द देने वाली है ऋषि सुनक को।
वेल इस दर्द को कम करने के लिए देयर आर 3 मेजर चैलेंजेस दैट ही मस्ट एड्रेस इमीडिएटली। सबसे पहले तो उन्हें अपने देश में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के साथ ही साथ अपने देश के कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को और भी ज़्यादा टाइट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिजिकल पॉलिसी को अगर हमें दुरुस्त करना है तो हमें टैक्स ज़्यादा वसूलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को खर्च कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जब टफ मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं एंड फिजिकल पॉलिसी को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऋषि सुनक के लिए एक बहुत ही बड़ा दुविधा है। अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड टफ फिजिकल पॉलिसी का रुख अपनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि टफ मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने से क्यों और भी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। देखिए, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी टफ करते हैं, टाइट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मतलब जो भी बोरोवर है मार्केट के, वो जब बैंक से लोन लेंगे तो उन्हें अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब वो ज़्यादा इंटरेस्ट में लोन लेंगे तो उसके बाद वो पैसा जब वो इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में तो ऑब्वियसली उनका क्या होगा, रॉ मटेरियल मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो महंगा हो गया। अब जब इन्वेस्टमेंट महंगा होगा तो वो कहाँ से पैसा लेंगे, वो क्या होंगे, अपना प्रोडक्ट का प्राइस को इंक्रीज करेंगे। अब प्रोडक्ट का प्राइस जो इंक्रीज होगा वो अल्टीमेटली किसे भरना पड़ेगा, जो फाइनल कंज्यूमर है उसे भरना पड़ेगा। तो फिर से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गया, अल्टीमेटली कंज्यूमर के सर पे आ गया। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाएंगे तो भी कंज्यूमर को ही घाटा देखने को पड़ेगा। लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है शॉर्ट टर्म में, अभी फिलहाल में यही रास्ता अपनाना ज़्यादा बेटर है ब्रिटेन के लिए। सेकेंड चैलेंज इज इकोनॉमिक ग्रोथ को दुरुस्त करने के साथ साथ गवर्नमेंट को अपने फिजिकल हेल्थ को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। ये इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि दोनों कंसेप्ट जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से अपोजिट हैं। अगर ब्रिटेन ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहेगा तो फिजिकल हेल्थ खराब होगी। मतलब सपोज अगर आपको ग्रोथ पे ध्यान दें तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा आप तो ऑब्वियसली आपका जो बुक है, जो आप रेवेन्यू जनरेट किए हैं, आपको उसे मार्केट में स्पेंड करना पड़ेगा। तो जब आप स्पेंड कीजिएगा तो आपका फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली कम हो जाएगा, मतलब आपका रेवेन्यू कम होने लगेगा आपका एक्सपेंडिचर से। तो अगर आप ग्रोथ पे ध्यान दीजिएगा तो आपका फिजिकल हेल्थ खराब होने लगेगा। और अगर ब्रिटेन फिजिकल हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना चाहेगा और कम एक्सपेंडिचर करना चाहेगा तो फिजिकल हेल्थ तो दुरुस्त हो जाएगी, मगर इससे ग्रोथ में बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए ब्रिटेन को इकोनॉमिक ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ऋषि सुनक के लिए अपने देश के इकोनॉमी को वापस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रीस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पिछले 2-3 महीनों में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुआ है उसे स्टेबल करना होगा सो दैट लोगों का ब्रिटेन की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस वापस आए एंड ब्रिटेन फिर से डेवलपमेंट की राह में आगे बढ़े। वेल नाउ द डिस्कशन इज ओवर। तो हम लोग अब इस वीडियो में यूज हुए इकोनॉमिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो वो कौन कौन से कंसेप्ट थे आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन वॉज स्टेगनेंट इकोनॉमी, ब्रेक्जिट, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी पर कैपिटा, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, exchange rate and its relations with import and export, relation between economic growth and physical health. Well, relation between economic growth and physical health तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो हम देखते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है। वेल स्टेगनेंट इकोनॉमी की ऐसी अवस्था है जहाँ पे ग्रोथ आपका बिल्कुल थम सा गया है, बहुत लिटिल ग्रोथ हो रहा है या ना के बराबर ग्रोथ हो रहा है, और साथ ही साथ ग्रोथ तो नहीं हो रहा है और वहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इंडिविजुअल्स जो भी लोग हैं वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं। तो क्या होता है, मार्केट में डिमांड भी कम हो जाता है। तो आप सप्लाई तो कर नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ डिमांड भी कम है, सप्लाई भी कम है, तो ऑब्वियसली जीडीपी तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। वेल अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीपी क्या होता है तो ये समझ में आ जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल होता है, मतलब वो नीचे के स्तर में भी ही स्टेबल होता है, वो मतलब पॉजिटिव जंप नहीं करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाए, और बहुत सी ज़्यादा रिलेटिवली हाई होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने बताया ही आपको कि इंडिविजुअल लोग बहुत ही ज़्यादा सेव करने के ऊपर ध्यान देते हैं, वो लोग कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इंडिविजुअल्स कोई भी खर्च नहीं करेगा, कंज्यूमर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो जो भी बिजनेस ऑनर्स है वो लोग भी पैसा इन्वेस्ट करने में डरते हैं, अपने बिजनेस में स्पेंड नहीं करना चाहते हैं पैसा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे और उसका डिमांड नहीं होगा मार्केट में तो उनको घाटा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे
कि जो इंडिविजुअल हैं वो भी खर्च नहीं करना चाह रहे हैं और बिजनेस ओनर वो भी डरे हुए हैं मार्केट के हालात को देख के और वो अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो सप्लाई भी नहीं हो रहा है, डिमांड भी नहीं हो रहा है, जीडीपी का बैंड बजा हुआ है। तो ये स्थिति है अभी फिलहाल में ब्रिटेन का। आप लोगों ने अभी सुना होगा जीडीपी के बारे में हम लोग बात करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है। इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें एक फाइनेंशियल ईयर में उस ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है उसका मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। सपोज एक कंट्री है, वो सिर्फ 10 पेन का प्रोडक्शन करती है, राइट, और एक पेन का प्राइस है 10 रुपया। तो उस देश का जीडीपी कितना होगा? अगर वो एक साल में सिर्फ 10 पेन ही वो प्रोडक्शन करती है तो उस देश का जीडीपी होगा 10 into 10 मीन्स 100। तो उसका जीडीपी है 100। तो उसी तरीके से जितना भी आइटम प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गया, जितना भी सर्विस में जो भी पैसा उसका जो मार्केट प्राइस है वो सारा चीज कैलकुलेट किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में एंड देन उस देश का फाइनली जीडीपी निकलता है। और जब हम इस जीडीपी को उस देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या निकल जाता है? जीडीपी पर कैपिटा। तो ये तो हो गया जीडीपी। बट जब हम जीएनपी निकालने आते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो जीएनपी निकालने के लिए हमें फॉरेन इनकम को भी देखना पड़ता है। तो जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी में ऐड करते हैं हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो बाहर के देशों में जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं आइदर गुड्स और सर्विसेज का, तो उनका जो मार्केट प्राइस है उसे हम ऐड करते हैं, राइट। और जो फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हमारे देश में रह के जो भी अर्न कर रहे हैं उसका जो मार्केट प्राइस होगा उसे हम माइनस करेंगे। तो अगर जो हमारे देश के लोग बाहर काम करके जो अर्न कर रहे हैं, जो उनका जो मार्केट प्राइस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे अगर हम एम मानते हैं तो उसे हम ऐड करेंगे। और जो बाहर के लोग हमारे देश में आके काम कर रहे हैं, हमारे देश में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे सैमसंग का बहुत सारा बड़ा प्रोडक्शन हाउस लगा हुआ है गुड़गांव में, दुनिया का सबसे बड़ा वो फैक्ट्री है सैमसंग का। तो वो जितना भी प्रोडक्शन कर रही है तो उसका जो मार्केट प्राइस होगा जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो माइनस हो जाएगा हमारे देश से। तो अगर हम उसे एक्स मान लें टोटल, तो ये जीडीपी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जीएनपी का फॉर्मूला बन जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब किसी भी मनी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि 10 रुपया में अगर आप सपोज अभी 2 एप्पल खरीद रहे हो तो क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद 10 रुपया में आप एक ही एप्पल खरीद पाओगे। मतलब इस 10 रुपया का जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गया? कम हो गया, राइट। तो यही है इन्फ्लेशन। एक्सचेंज रेट क्या होता है और उसका रिलेशन क्या है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से? तो क्या होता है कि हर किसी देश का एक करेंसी है और वो करेंसी एक्सचेंज रेट के अनुसार या तो अप्रिशिएट होती है या डिप्रिशिएट होती है। और ये एक्सचेंज रेट में करेंसी का रेगुलेशन 3 तरीके से होता है। एक फिक्स्ड तरीके से होता है, फिक्स्ड रेगुलेशन, एक होता है फ्लोटिंग रेगुलेशन और एक होता है मिक्स्ड। तो इसमें क्या होता है फिक्स तरीके से? मतलब गवर्नमेंट इसमें फिक्स करके रखती है, मतलब इसमें मार्केट के अनुसार फ्लक्चुएशन नहीं होगा। फ्लोटिंग में क्या होता है? गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं करती है, इसमें मार्केट के अनुसार वो फ्लक्चुएट होते रहती है। मिक्स में क्या होता है? कभी कभी गवर्नमेंट भी इसको फिक्स करने की कोशिश करती रहती है, रेगुलेट करती है, एंड मार्केट के साथ भी ये रेगुलेट होते रहती है। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन में जब लीज ट्रस्ट ने बहुत ज़्यादा टैक्स कट किया तो इकोनॉमी में जब हड़कंप मच गया तो लोग बहुत ज़्यादा करेंसी बेचने लगे। तो जब बहुत ज़्यादा करेंसी बेचने लगे तो क्या हुआ? करेंसी का सप्लाई मार्केट में बढ़ गया। अब डिमांड उतना नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? वैल्यू कम होगा। तो एक्सचेंज रेट में जो पाउंड है उसका वैल्यू कम हो गया। अब जब पाउंड का वैल्यू कम हो गया तो क्या होता है कि सपोज अभी आप 1 पाउंड में जो भी सामान बाहर फॉरेन कंट्री से आप खरीद रहे थे, अब क्या होगा? उसी के लिए आपको अब 2 पाउंड देने पड़ेंगे, राइट। तो क्या होगा कि अब आपको महंगा सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इंपोर्ट जो हो गया वो आपका महंगा हो गया। मतलब जितने भी आपका इंपोर्ट का सामान है वो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अब महंगा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा भी होता है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत शानदार है, जैसे सपोज चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत तगड़ा है, वो बहुत सारे देश में क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। तो अगर आपके देश का करेंसी का वैल्यू कम हुआ है तो क्या होगा कि आप जो भी सामान बाहर भेजिएगा वो बाकी दूसरे देशों को सस्ता मिलेगा, तो आप ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। तो आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, जिससे आपके देश का क्या होगा? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ज़्यादा करेंसी, फॉरेन करेंसी अर्न कर सकते हैं
अपने करेंसी का प्राइस कम होने के कारण। लेकिन ब्रिटेन का भी हालत तो स्टेगनेंट पोजीशन में है, उसका सप्लाई कम हुआ पड़ा है, उसका इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगी, इससे उसको घाटा ही होगा क्योंकि उसको इंपोर्ट का नुकसान होगा, महंगा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सचेंज रेट का क्या रिलेशन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल हेल्थ का रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कब करेगा। ऑब्वियसली जब हम उसमें क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब हम उसमें पैसा लगाएंगे, तभी तो प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में आपका लोग जो भी कंज्यूमर हैं वो खरीदेंगे, तो क्या होगा, इकोनॉमी रन करने लगेगी, राइट। बट अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ में ध्यान देंगे तो एक्सपेंडिचर जब करेंगे तो हमारा जो रिवेन्यू है वो कम होगा, तो हमारा फिजिकल हेल्थ खराब होगा। फिजिकल हेल्थ अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिवेन्यू को हमेशा ज़्यादा रखना पड़ेगा हमारे एक्सपेंडिचर से। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा रिवेन्यू से। अब ये एक दुविधा हो जाती है, तो इसको बैलेंस करना भी ऋषि सुनक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and please subscribe the Insights Booster YouTube channel. And if you want the PDF of this video, kindly join the Insights Booster Telegram channel, where you can also check out other videos of this channel. Thank you for watching this video. This is Alok Kumar Verma signing off.